Hello friends, welcome to our channel Commerce Nation. My name is Devashish, BCom MCom pass from BHU and NET qualified. Friends, ये हमारे कॉस्ट अकाउंट का पहला वीडियो अपलोड होने जा रहा है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है मैंने आज। कॉस्ट अकाउंट का जो ये टॉपिक है, ये बीकॉम एमकॉम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बीकॉम एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, देखिए इसमें कुछ बेसिक चीजें ऐसे हैं जो कि बीकॉम एंट्रेंस से पूछे जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने 12th तक कॉस्ट अकाउंट नहीं पढ़ा है। हम लोग सिर्फ वहाँ 12th तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंट हमारे सिलेबस में नहीं होता है तो हम लोग नहीं पढ़ते। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके 12th तक सिलेबस में सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट है तो आपके बीकॉम एंट्रेंस में फाइनेंशियल अकाउंट ही आएंगे। बहुत से देखिए ऐसे वीडियो ऐसे आप लोगों को दिख जाएंगे सब्जेक्ट जिसमें कि आपको 12th से कहीं और एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट ले लीजिए। मैनेजमेंट में देखिए आप कि कितने सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपने अभी तक 12th में जाना ही नहीं और आपके सिलेबस में था ही नहीं, तो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंट भी एक छोटा सा सेक्टर जो है, छोटा सा कंपोनेंट जो है, ये आपके अकाउंट्स के सेक्शन में इंक्लूड किया जाता है। और कुछ बेसिक क्वेश्चन बीकॉम में आते हैं, लेकिन एमकॉम में तो कॉस्ट अकाउंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को भी कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये जो फर्स्ट वीडियो आज आने जा रहा है आप लोगों के सामने, ये बेसिक कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड वीडियो है। ये वीडियो बीकॉम एमकॉम दोनों के लिए ज़रूरत है। और इसके बाद जितने भी कॉस्ट अकाउंट के वीडियो आएंगे वो सिर्फ एमकॉम एंट्रेंस के कैंडिडेट के लिए ही इम्पोर्टेंट होगा। बीकॉम एंट्रेंस के कैंडिडेट के लिए वो वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। बीकॉम वाले सिर्फ इतने ही पे फोकस करें। ये बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है आज कॉस्ट अकाउंट का। ठीक है, कॉमर्स नेशन के हमारे खुद के अपने ऐप है। उस ऐप में आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, फ्री वीडियो जो कि आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, वो सारे वीडियो आपको एक साथ हमारे कॉमर्स नेशन ऐप में मिल जाएंगे। कॉमर्स नेशन ऐप आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कॉमर्स नेशन ऐप में आपको बेनिफिट ये भी है कि आप हमारे प्रीमियम टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट बहुत ही मिनिमम है 499। इस 499 कॉस्ट से आप जब इस वीडियो को परचेस करेंगे, प्रीमियम टेस्ट सीरीज को जब आप परचेस करेंगे, इसमें आपको वीडियो लेक्चर तो पूरे रहेंगे ही, ठीक है, साथ साथ आपको ये जितने भी नोट्स यहाँ पे आपको शो किए जा रहे हैं वो नोट्स कंप्लीट पूरा उस प्रीमियम टेस्ट सीरीज में अपलोड किए जा रहे हैं। साथ साथ प्रीमियम टेस्ट सीरीज में, क्योंकि देखिए अभी बीएचयू का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने जा रहा है, तो उस ऑनलाइन एग्जाम का एक एक्सपीरियंस आपको लेना है। ठीक है, अपने परफॉर्मेंस को, अपने जो भी आप लर्न कर रहे हैं, यहाँ से सीख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, उससे कितना आप जान पा रहे हैं, कितना आपका नॉलेज इन्हांस हो रहा है और कितना आप प्रिपेयर हो रहे हैं डे टू डे अपने टेस्ट के लिए, बीकॉम एंट्रेंस के लिए, एमकॉम एंट्रेंस के लिए, वो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ है, अभी किस लेवल पे है और क्या आपको अभी कौन से सेक्टर में अभी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो 10+ टेस्ट सीरीज हमारे अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। इसके साथ ही आपको बेनिफिट ये भी है कि जितने भी लोग हमारे इस प्रीमियम टेस्ट सीरीज को परचेस करते हैं, उनको हम लोग अपने प्रीमियम टेस्ट सीरीज का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग आप सभी कैंडिडेट्स को, सभी फ्रेंड्स को उसमें ऐड करेंगे और आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, हमारी एक्सपर्ट्स फैकल्टी है, ठीक है, हम सभी एक्सपर्ट्स फैकल्टी आप लोगों की हेल्प करेंगे। और हम सभी लोग खुद बीकॉम पास आउट है, एमकॉम पास आउट है, साथ साथ पीएचडी कर रहे हैं कुछ फैकल्टीज, और कुछ अभी जेआरएफ क्वालिफाइड है। ठीक है, तो इतने सारे आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाले हैं इस प्रीमियम टेस्ट सीरीज को। तो प्रीमियम टेस्ट सीरीज जरूर से आप लोग परचेस करिए, टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, अपने परफॉर्मेंस को देखिए, नोट्स मिलेंगे आपको, वीडियो लेक्चर फ्री है, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है।
आप वीडियो लेक्चर अच्छे से देखिए। हर वीडियो को नहीं समझ में आए आप उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जिससे कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डाउट है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोगों का पहला वीडियो कॉस्ट अकाउंट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट अकाउंट का डेफिनेशन देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंट होता क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग भी ये हमारे एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है, एक ब्रांच होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम लोगों को पता है, जो कि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करता है, जिसमें हम लोग कैसे चेक करते हैं उसको, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना के। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और भी कि कॉस्ट अकाउंटिंग मे बी रिगार्डेड एज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है which involve classification, accumulation, assignment and control of cost। मतलब which classification means the grouping of similar type of cost, grouping of similar type of cost। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, एक्यूमुलेशन, ठीक है, जितने भी कॉस्ट रिलेटेड कंपोनेंट्स है उन सभी कंपोनेंट्स को क्या करना है? एक्यूमुलेट करना, सम अप करना। एंड असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। ठीक है, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। असाइनमेंट मतलब जिस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है उसी प्रोडक्ट में उसको उस कॉस्ट को असाइन करना। ठीक है, और ये पता लगाना कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या टोटल कॉस्टिंग आई है। एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट मतलब किसी प्रोडक्ट का हो सकता है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो कैसे हम अपने कॉस्ट को मिनिमम करें, क्योंकि हमको पता है कि जब हमारे कॉस्टिंग कम आएंगे, जब किसी भी प्रोडक्ट के हमारे कॉस्टिंग कम आएंगे, तो ही हम उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, इसीलिए किसी भी चीज के कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सा डेफिनेशन है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब एक छोटा सा बात हम लोग करते हैं कि कॉस्टिंग क्या होता है। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग इज ए टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा कि कॉस्ट को जानना, पता लगाना, उसको कंट्रोल करना, लेकिन उसमें क्या मेथड्स हम फॉलो करें, क्या टेक्निक हम फॉलो करें, कौन से प्रोसेस को फॉलो करें जिससे हम अपने कॉस्ट को एसर्टेन कर सकते हैं। एसर्टेन मतलब पता कर सकते हैं, ठीक है ना, डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने कॉस्ट आए, किसका किस प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा आया, किसका कम आया। ठीक है ना, तो कौन से टेक्निक, कौन से प्रोसेस के मदद से हम वो काम कर सकते हैं, वो सारे प्रोसेस, वो सारे टेक्निक, वो सारे मेथड्स हमको कहाँ से पता चल सकता है? कॉस्टिंग से। तो कॉस्टिंग ये उन सारे मेथड्स का बात कर रहा है, उन सारे टेक्निक्स का बात कर रहा है जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं टू एसर्टेन एंड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, अब डेफिनेशन तो बता दिया, ये आपके नॉलेज के लिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है ना। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे बहुत से फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत से फ्रेंड्स हमारे हैं जो कि बीकॉम एंट्रेंस देने जा रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता है कि कॉस्ट अकाउंट मतलब क्या होता है, तो ये आपके शेक ऑफ नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। लेकिन हमारे एमकॉम के फ्रेंड्स तो जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। आप लोग सभी बीकॉम पढ़े हैं, तो आपको पता है अच्छे से कि कॉस्ट अकाउंट क्या होता है। चलिए कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, इस टर्म्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, कुछ बेसिक टर्म्स है। ये बेसिक टर्म्स जो भी आज के वीडियो है, पहले ही अभी मैंने बता दिया कि आज का फर्स्ट वीडियो है ये, इसमें बेसिक कवर किया गया है। बेसिक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कॉस्ट अकाउंट के जो भी वीडियो आएंगे वो आप सिर्फ एमकॉम फ्रेंड्स के लिए ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या कंपोनेंट, क्या टर्म्स दिए हैं। संक कॉस्ट, संक मतलब
डूब जाना, वो कॉस्ट जो कि डूब जाता है, ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो टर्म से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, तो आपको दे देगा ऑप्शन, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपका एक ऑप्शन होगा संक कॉस्ट। तो आवर करेक्ट आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज संक कॉस्ट। नॉर्मल लॉस क्या होता है, अनअवॉइडेबल होता है, ठीक है। बिजनेस में 2 तरीके के लॉस होते हैं, हम लोगों को पता है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है, एक नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस पता है, जैसे कि अगर बिजनेस है तो हो सकता है कि कुछ डेटर डेटर है जो कि पैसे उधार में सामान ले तो जाते हैं, लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे डेटर हो सकते हैं जो कि पैसे नहीं दे पाते हैं फॉर वन रीजन और मोर देन वन रीजन, किसी एक कारण या एक से ज्यादा कारण की वजह से हो सकता है पैसा नहीं दे पाते। तो ये तो लॉस हमको पता है कि बिजनेस में ऐसे लॉस तो होते रहते हैं और उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है बहुत हद तक। तो ऐसे लॉस जो कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, दैट इज आवर नॉर्मल लॉस, ठीक है ना। एंड नॉर्मल लॉस इज आवर अनअवॉइडेबल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल ले ले कि गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट इज आवर एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट इज आवर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, इट इज अवॉइडेबल, इट इज कंट्रोलेबल, ठीक है। दोनों को मैंने अभी इसलिए बता दिया कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल, तो नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल। एंड सेकेंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज अवॉइडेबल और कंट्रोलेबल, तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट सुना होगा आप लोगों ने 12th में कि आप लोगों के इकोनॉमिक्स में होता था वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट, देखिए वही चीज यहाँ पे भी है। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच वेराइज और चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। तो वेरिएबल कॉस्ट जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ ही चेंज होते रहते हैं, मतलब लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज किया तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, और लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज किया तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जिसमें कि फिक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन होता है, कुछ पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का भी होता है, ठीक है ना। बताएंगे इसके आगे के वीडियो में कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, अगर किसी एक कॉस्ट में दोनों कॉस्ट इंक्लूड है, कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हम बताएंगे, जो कि एमकॉम फ्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, देखिए ये भी एक हमारे इकोनॉमिक्स में ही हम लोग पढ़ते थे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, लेकिन यहाँ पे इस मार्जिनल कॉस्ट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है कॉस्टिंग में जब हम लोग पढ़ रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, देखिए वेरिएबल कॉस्ट इट इज द एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ऊपर बताया कि वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि वेराई मतलब चेंज होता रहता है इन प्रपोर्शन टू द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब हम सारे वेरिएबल कॉस्ट का जब एग्रीगेट कर देते हैं, मतलब सम अप कर देते हैं सारे वेरिएबल कॉस्ट को, तो वो हमारे आते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इट इज द एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट मींस द सम टोटल ऑफ द प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल वर्क ओवरहेड। क्या होता है प्राइम कॉस्ट, क्या होता है वेरिएबल वर्क ओवरहेड, वेरिएबल तो पता है वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, तो एक टेंशन नहीं लेना है, हम लोग प्राइम कॉस्ट क्या होता है सब कुछ पढ़ेंगे, आज हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। बस इतना आपको जानना है कि अगर पूछ दिया व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, तो इट इज द सम ऑफ प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल वर्क ओवरहेड। अगर इस तरीके से ऑप्शन में दिया रहे तो ये ऑप्शन में होगा, और अगर सिंपल दिया रहे कि वेरिएबल कॉस्ट दिया सिंपल ऑप्शन में, तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। इम्प्यूटेड कॉस्ट एंड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, देखिए दोनों दिया है, 6 पॉइंट दिया है इम्प्यूटेड कॉस्ट एंड 7th वन इज आवर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखिए इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है, जैसे आपका फैक्ट्री चल रहा है, ठीक है ना, फैक्ट्री चल रहा है, हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा एक प्रीमाइसेस खाली हो, और आपने सोचा कि बाहर के किसी प्रीमाइसेस को अलग से रेंट लेने से अच्छा है कि हमारा जो खाली प्रीमाइसेस पड़ा है हम उसी में ही क्या कर ले, अपने फैक्ट्री को ओपन कर लेते हैं और उसी में ही काम करते हैं।
तो उस फैक्ट्री का रेंट आपको क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। आपके पॉकेट से तो वो कॉस्ट नहीं जा रहा है, ओरिजिनली तो वो रेंट आप किसी को निकाल के नहीं दे रहे हो, उसका जो भी रेंट है, ठीक है। लेकिन उस रेंट को हम लोग शो जरूर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग दोनों कॉस्ट को ही शो करते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट को भी और पॉकेट कॉस्ट को भी। मतलब ऐसा कॉस्ट जो कि हमारे पॉकेट से निकलता, मतलब नहीं निकलता है, ओरिजिनली हमारे पॉकेट से, जेब से वो खर्च नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, दैट इज कॉल्ड आवर इम्प्यूटेड कॉस्ट। एंड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जस्ट उसी का रिवर्स, ऐसा कॉस्ट या ऐसा पेमेंट जो कि आपको आउटसाइडर को देना पड़ता है अपने जेब से, ठीक है ना। जैसे अभी बताया कि किसी से मैंने बाहर के किसी थर्ड पार्टी से प्रीमाइसेस लिया, तो प्रीमाइसेस लिया तो उस प्रीमाइसेस पे हमको रेंट देना पड़ेगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आपके बिजनेस का मैनेजमेंट का काम आप खुद कर रहे हैं, तो सैलरी आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस से तो सैलरी नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उस सैलरी को पीएल अकाउंट में दिखाएंगे क्योंकि वो हमारा इम्प्यूटेड कॉस्ट है। और उसी तरीके से मैंने अगर मैनेजर को रखा है मैनेज करने के लिए सारे चीजों को, तो हमको मैनेजर को सैलरी देना पड़ेगा, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ रहा है ओरिजिनली अपने पॉकेट से, तो दैट इज कॉल्ड आवर आउट ऑफ, इसीलिए नाम रखा हुआ है कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो क्वेश्चन इसमें से कैसे बन सकता है कि कॉस्ट विच विच आर नॉट इंकर्ड बट आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस कॉस्ट को क्या कहते हैं, उस कॉस्ट को इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। और आउट ऑफ पॉकेट का समझ में आ गया है आपको। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। देखिए, मेथड ऑफ कॉस्टिंग से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, पहले तो मैं आपको वो बता दूं, फिर इनके बाद कौन कौन से मेथड है उसको फिर हम लोग डिटेल में समझेंगे। मेथड ऑफ कॉस्टिंग से सबसे पहले तो आपको ऑप्शन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, या क्वेश्चन कभी ऐसे भी पूछ दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉस्टिंग मेथड, ठीक है ना। तो देखिए, जॉब पहले तो देखिए, जॉब कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, ऑपरेशन कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, यूनिट सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, ये एक ही कॉस्टिंग का नाम है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, मल्टीपल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, और उसके बाद क्या है, बस ये 9 कॉस्टिंग है, ठीक है। तो आपको अगर पूछ देगा मेथड, तो मेथड अगर पूछेगा तो आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, इन 9 जो कॉस्टिंग के मेथड होते हैं, पूरे 9 नेम्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं इन कॉस्टिंग के बारे में कि क्या होता है जॉब कॉस्टिंग, और बताते हैं कि इनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जॉब कॉस्टिंग क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज्ड व्हेन द प्रोडक्शन इज मेड अगेंस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। क्या बताया मैंने कि इट रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग which which is used when the production is made against customer specification। मतलब जॉब कॉस्टिंग वहां अप्लाई किया जाता है, ये कॉस्टिंग मेथड वहां हम लोग यूज करते हैं जहां पे किसी किसी चीज का प्रोडक्शन हम लोग कस्टमर के स्पेसिफिकेशन से, मतलब कस्टमर ने जैसा ऑर्डर दिया उसी के हिसाब से हमको वो गुड्स प्रिपेयर करना है अगर, तो वहां पे हम लोग जॉब कॉस्टिंग यूज करते हैं, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है ना। तो जॉब कॉस्टिंग मेथड कहाँ यूज होगा, समझ में आया कि वो उस इंडस्ट्री में यूज होगा जॉब कॉस्टिंग जहां पे प्रोडक्ट बनते हैं कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से, कस्टमर ने जैसा कहा वैसा ही गुड्स बनेगा, ठीक है ना। देखिए वही लिखा हुआ है, व्हेन द प्रोडक्शन इज मेड एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन और वर्क इज डन एज पर कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर के मुताबिक, कस्टमर ने जैसा ऑर्डर दिया वैसा ही गुड्स बनेगा। एंड ईच जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, और हर एक जॉब, हर एक प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होगा, ठीक है ना। अलग इन द सेंस, जैसे मैं गया, फॉर एग्जाम्पल वेडिंग कार्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, वेडिंग कार्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। वेडिंग कार्ड का एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है समझना। फॉर एग्जाम्पल वेडिंग कार्ड प्रिंट करवाने गए, पर मान लेते कि हम गए प्रिंट करवाने, तो मेरा स्पेसिफिकेशन, मेरा ऑर्डर, मेरा डिजाइनिंग अलग होगा। आप गए अगर,
आप गए शॉप पे, आप बोलोगे वेडिंग कार्ड मुझे चाहिए, तो आपका डिजाइन, आपका स्पेसिफिकेशन हमसे अलग होगा। आपके डिजाइन के हिसाब से आपको कार्ड मिलेंगे और हम मेरे डिजाइन के हिसाब से हमको कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है ना? वही लिखा गया है कि ईच जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है, सबका काम हर दूसरे से अलग होता है। देखिए क्या एक पॉइंट दिया गया है इसमें, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड जॉब। नॉन स्टैंडर्ड क्यों यूज किया मैंने यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड जॉब? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि हर एक कस्टमर का दूसरे कस्टमर के प्रोडक्ट क्या होंगे, डिफर होंगे, एक सेम नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है ना? एक तो ये हो गया। तो देखिए क्वेश्चन, अभी तक क्वेश्चन इसमें से मैंने बता दिया कि जॉब कॉस्टिंग क्या होता है। अब जॉब कॉस्टिंग क्या होता है कि जिसमें नॉन स्टैंडर्ड जॉब परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, कस्टमर स्पेसिफिक, कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम पूरे किए जाते हैं, या वर्क इज डन एज पर कस्टमर ऑर्डर। तो पूछा जा सकता है कि जॉब कॉस्टिंग मतलब वो कौन सा इंडस्ट्री है जहां पे कस्टमर ऑर्डर के हिसाब से या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम पूरा किया जाता है, तो वहां कौन से कॉस्टिंग मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे, तो वहां पे हम लोग जॉब कॉस्टिंग को फॉलो करेंगे। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड जॉब होते हैं। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट आपको पेपर में, प्रीवियस ईयर के पेपर जब करवाऊंगा अभी, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगा मोस्ट, अभी हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डालेंगे इससे रिलेटेड कॉस्ट अकाउंट का। तो उसमें हम लोग आपको शो करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल कि जॉब कॉस्टिंग कौन सी इंडस्ट्री में यूज फॉलो किया जाता है। तो जॉब प्रिंटर्स जैसे प्रिंटिंग प्रेस में, फर्नीचर मेकर्स, रिपेयरिंग शॉप, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सारे इंडस्ट्रीज में जॉब कॉस्टिंग मेथड फॉलो किए जाते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए फर्नीचर मेकर विच फर्नीचर मेकर इंडस्ट्री फॉलो विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग, तो जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मैं पढ़ाते साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताते भी आप लोगों को चल रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपको किस वे में पढ़ाई करना है। खाली रट लेना, याद कर लेना कि मैंने याद कर लिया, मुझे सब आ रहा है, दैट इज नॉट सफिशियंट। मुझे पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, क्योंकि जब पता होगा तब हम अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, है ना? तो इसीलिए मैं बीच बीच में बोलते हुए जा रहा हूँ। हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जाए, लेकिन ये बताना आप फ्रेंड्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अगर नहीं बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये पढ़ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव फिर आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़ाई कीजिए आप लोग। चलिए सेकंड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखिए ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? क्या कहा मैंने, यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर की ही कॉस्टिंग निकाली जाती है। अच्छा, अभी आप लोग फिर कहेंगे सर ये आप क्या कह रहे हैं, अभी आप उसमें भी कह के आ रहे हैं कि सर उसमें भी स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से कॉस्टिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से कॉस्टिंग करते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को टिक करेंगे कि हम लोग जॉब कॉस्टिंग को टिक करेंगे? तो देखिए पहले इस चीज को पूरा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि विच वन इज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड विच वन इज द जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि दोनों का काम तो सिमिलर ही है, कि ये भी स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का स्पेसिफिक ऑर्डर का कॉस्टिंग पता करता है, वो भी, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है थोड़ा हम लोग आगे पढ़ते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें सेकंड देखिए मैंने क्या पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है कि वर्क इज परफॉर्म एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन। ये भी बात उसी से ही मिलता जुलता है कुछ। नॉन रिपीटेटिव नेचर, पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जो डिफ्रेंशिएट करने वाला, लार्ज साइज। ठीक है ना, लार्ज साइज। तो स्पेसिफिक दोनों है, ठीक है ना, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें दोनों आ जा रहे हैं, ठीक है ना, जॉब भी और कौन सा, ये कॉन्ट्रैक्ट भी, लेकिन दोनों में डिफरेंट है क्या, इसमें स्मॉल साइज रहते हैं, ठीक है ना, स्मॉल साइज
जॉब होते हैं। और इसमें आपको दिख रहा है जैसे कि लार्ज साइज, ठीक है ना, लार्ज साइज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको वेडिंग कार्ड का एग्जांपल दिया, वो काम तो क्या है, स्मॉल है कंपैरिजन टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, डैम्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है ना। तो ये सब देखिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। ये सब भी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जैसे रोड बनाना है तो हर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के रोड बनते हैं, हर सिटी में डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के रोड बनते हैं। ब्रिज वो भी डिफरेंट होते हैं इन स्ट्रक्चर, बैंक, पोर्ट, ठीक है ना। इन सब के डिजाइन स्ट्रक्चर एक दूसरे से हमेशा अलग होते हैं। और जॉब में भी डिजाइन स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन फर्क यही है कि स्मॉल साइज जो कि प्रिंटिंग प्रेस रेस में फॉलो किया जाता है, मशीनरी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग फॉलो किया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ फॉलो करेंगे, एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के जरिए देखिए अब आप समझ पा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक जॉब होता है, लेकिन लार्ज साइज का जॉब होता है, इसमें लार्ज साइज का और इसमें स्मॉल साइज का। तो इसके भी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। पूछ देगा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो भी हमारे इंजीनियर्स है वो कौन से कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। चलिए, बैच कॉस्टिंग, इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग। इसका ये एक एक्सटेंशन नाम हमको याद रखना है, कभी कभी अल्टरनेट नाम भी पूछ देता है। तो ये इसका अल्टरनेट नाम क्या है, फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग। अच्छा, फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग देखिए, बैच मतलब क्या होता है, पहले तो हम इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि बैच का मतलब क्या होता है। तो बैच मतलब, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप सभी फ्रेंड्स लोग कुछ ट्वेल्थ के हैं, कुछ अभी बीकॉम थर्ड ईयर में है, जो कि एमकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग अगर कहें कि बीकॉम थर्ड ईयर के बैच 2020 बैच में कितने स्टूडेंट है या कितने स्टूडेंट पास आउट हुए हैं 2020 बैच में, तो ये क्या हो गया, बैच मतलब एक सिमिलर लॉट को लेके चल रहा है, ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग को। जैसे ऑल द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर कॉल्ड एज बैच, ठीक है ना, बैच ऑफ दैट ईयर। जैसे 2020 का अगर हम लोग बात करें कि सारे बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट, तो बीकॉम थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सबका एक साथ अगर हम बात करें, एक लॉट में अगर हम बात करें, तो हम कहेंगे कि 2020 ये थर्ड ईयर का बैच है। तो बैच मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है। तो अब हम लोग तो यहाँ पे बैच कॉस्टिंग का बात कर रहे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हम लोग आते हैं और देखते हैं कि बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कहाँ ये यूज किए जाते हैं। बैच कॉस्टिंग, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन वर्क इज कैरिड ऑन इन लॉट और बैच। मतलब एक ग्रुप में प्रोडक्शन किया जाता है, एक लॉट में प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। एक एक चीज का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, एक एक आइटम का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स का एक साथ, जैसे एक साथ मैंने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, वो 10,000 यूनिट्स जो है एक सिमिलर सेम प्रोडक्ट के हैं, ठीक है ना, सेम प्रोडक्ट है, और उस लॉट को ही हम एक वन प्रोडक्ट मानेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट, और उसकी कॉस्टिंग उसी सिंगल बैच या लॉट के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल आएंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ ईच लॉट और बैच कैलकुलेटेड सेपरेटली, अभी मैंने उसी बात को बताया कि हर एक लॉट हर एक बैच की कॉस्टिंग हम लोग अलग अलग करेंगे। जैसे एक बैच में मैंने 1000 यूनिट ऑफ मेडिसिन बनाया, तो वो एक बैच बन गया, ठीक है ना। तो उस 1000 बैच ऑफ मेडिसिन का कॉस्टिंग क्या आएगा, तो एक बैच में एक लॉट में हम लोग उसकी कॉस्टिंग करेंगे। तो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, कहाँ फॉलो होते हैं, देखिए ड्रग एंड मेडिसिन में, मतलब मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम लोग बैच कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में फॉलो किए जाते हैं, शूज में, शूज मेकिंग इंडस्ट्रीज में, नट्स एंड बोल्ट्स मेकिंग इंडस्ट्रीज में स्पेयर पार्ट्स जहां बनते हैं, टीवी, वॉचेस, बिस्कुट मेकिंग फैक्ट्री, टॉय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, बाईसाइकिल एक्सेट्रा, ठीक है।
इन सारे इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, बैच कॉस्टिंग, क्योंकि वहां पे एक साथ एक लॉट में क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। अब जैसे टीवी है तो ऐसा तो नहीं कि एक पीस बन के क्या होगा, सेल किया जाएगा उसको मार्केट में। मेडिसिन है तो ऐसा तो नहीं कि एक कंपनी का एक ही मेडिसिन बनेगा, तो उसके एक लॉट में सामान बनते हैं और उसके हिसाब से हर एक बैच का कॉस्टिंग सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। तो आपसे ये एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे बैच कॉस्टिंग फॉलो होते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग कहाँ फॉलो होते हैं, वेल्डिंग इंडस्ट्री में फॉलो होते हैं। इसका एक ही एग्जाम्पल है, इसको आपको याद करके चलना है कि ऑपरेशन कॉस्टिंग कहाँ फॉलो होते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, देखिए इज अप्लाइड टू इंडस्ट्रीज वेयर मटेरियल हैज टू पास थ्रू टू और मोर प्रोसेसेस। ठीक है ना, ये उस इंडस्ट्री में फॉलो होता है जहां पे फिनिश गुड्स बनने से पहले क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। ठीक है ना, थ्रू टू और मोर प्रोसेसेस फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। वही बताया मैंने कि फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले 2 से 3 बार उस चीज को, उस रॉ मटेरियल को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोसेस में डालना पड़ता है, तब जाके वो फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो कौन से इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में, सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्री में, पेंट वार्निशेस एक्सेट्रा। इन सारे इंडस्ट्रीज में क्या, कौन से कॉस्टिंग फॉलो किए जाते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल और भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये जो एग्जांपल डाला ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके अलावा और भी एग्जांपल आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं जहां पे फिनिश गुड्स बनने के लिए एक से ज्यादा बार चीजों को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, अब क्या है उसके बाद हमारा यूनिट सिंगल आउटपुट कॉस्ट। ठीक है, एक ही नाम है, यूनिट कॉस्ट कह ले, सिंगल कॉस्ट कह ले, या सिंगल आउटपुट कॉस्ट कह ले, बात एक ही है। ये कहाँ फॉलो होता है, देखिए दिस मेथड इज यूज वेयर ए सिंगल आर्टिकल इज प्रोड्यूस और सर्विसेज इज रेंडर्ड। उस इंडस्ट्री में फॉलो होगा जहां पे सिंगल प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्रोडक्शन की जा रही हो। ठीक है ना, कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो कहाँ फॉलो होते हैं, दिस मेथड इज सुटेबल लाइक ब्रिक मेकिंग। अब ब्रिक मेकिंग कहीं, जो भी इंडस्ट्री है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री है, फ्लोर मिल इंडस्ट्री, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन जगह पे फॉलो किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बताया, सिंगल प्रोडक्ट ही बन रहा है। अगर ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री है तो ब्रिक्स ही बनेंगे हमेशा, कोल है तो कोल ही हमेशा क्या किए जाएंगे, एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। फ्लोर मिल है तो हमेशा वहां पे फ्लोर बनेंगे, सीमेंट है तो सीमेंट। तो एक ही प्रोडक्ट बनता है जहां पे है, कोई और प्रोडक्ट नहीं बनता है वहां पे, उस जगह पे हम लोग यूनिट कॉस्टिंग मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है ना, कुछ और एग्जांपल्स भी है। असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट मतलब वो डिपार्टमेंट जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट के पार्ट्स को एक साथ खरीदते हैं और उसको असेंबल करके एक नया फिनिश प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो असेंबली डिपार्टमेंट में भी फॉलो होता है। मैकेनिकल आर्टिकल लाइक बाईसाइकिल, मतलब बाईसाइकिल इंडस्ट्री में हम लोग फॉलो करते हैं इनको। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग देखिए क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कौन फॉलो करता है, जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है। ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री इनको फॉलो करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री इनको फॉलो करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को। देखिए वही मैंने लिखा हुआ है, इन सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अडॉप्टेड। जैसे सर्विस जैसे हो गया आपका रेलवे, वाटर, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, हॉस्पिटल, बॉयलर हाउस, इन सब जगह पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉलो होते हैं क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मल्टीपल कॉस्टिंग मतलब एक से ऐसा इंडस्ट्री जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है ना, जैसे मोटर कार हो गया, तो मोटर कार में क्या है, एक ही तरीके के तो कार नहीं मैन्युफैक्चर होंगे, बहुत से टाइप ऑफ कार मैन्युफैक्चर होंगे। ठीक है ना, बहुत तरीके के उस वहां पे पार्ट्स बनेंगे, बहुत डिजाइन के कार वहां पे होंगे, बनेंगे। एरोप्लेन इंडस्ट्री, टाइपराइटर इंडस्ट्री, स्विंग मशीन, रेफ्रिजरेटर भी आप लोग एग्जांपल में ले सकते हैं यहाँ पे। मतलब एक से ज्यादा टाइप के वैरायटी के प्रोडक्शन जिस इंडस्ट्री में किए जाते हैं वहां पे हमारे मल्टीपल कॉस्टिंग यूज होते हैं। ठीक है,
तो एग्जाम्पल आप लोग याद करते चलेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मेथड के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, तो कोई एक ऑड वन डाल देगा। तीन ऑप्शन आपको ऑड रहेंगे, एक उसमें से क्या रहेंगे, तीन करेक्ट रहेंगे ऑप्शन, एक उसमें से ऑड रहेगा, ठीक है ना। मैंने कहा क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, तो एक ऑप्शन गलत रहेगा, बाकी आपके तीन क्या रहेंगे, कॉस्टिंग के ही मेथड उसमें रहेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग, ठीक है, प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग को ही हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। अब देखिए इसमें एक नोट मैंने लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज वेरियांस, ठीक है। डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या आता है हमारा, वेरियांस। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज वेरियांस। वेरियांस देखिए तीन टाइप के होते हैं, वेरियांस हमारे मटेरियल वेरियांस, लेबर वेरियांस, ओवरहेड वेरियांस, ठीक है। तो वेरियांस कैसे आता है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करने के बाद। वेरिएंस कितने तरह के होते हैं, तीन टाइप्स के, और उन तीन टाइप्स के नाम, ठीक है। तीनों वेरिएंस आपको याद रखना है कि वेरिएंस कौन कौन से होते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं कि व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, इज ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही एक पार्ट होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, मतलब जब हम अपने सेलिंग प्राइस में से जब आप कॉस्ट को माइनस कर देंगे। अच्छा, कॉस्ट मीन्स कौन सा कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स टोटल कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट भी आएगा उसमें, वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा, सेमी वेरिएबल, तीनों कॉस्ट एक साथ मिलाएंगे जब, तो दैट इज कॉल्ड आवर टोटल कॉस्ट। तो इस टोटल कॉस्ट को हम जब माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस से, तो आएगा हमारा क्या, प्रॉफिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस से जब हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं, मतलब फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल हटा दिया, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को जब डिडक्ट करेंगे तो आएगा हमारा क्या, कंट्रीब्यूशन। ऐसे ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, या कंट्रीब्यूशन मीन्स, तो कंट्रीब्यूशन मीन्स सेलिंग, द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, और आपको फॉर्मूला भी पुट कर सकता है कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ऑप्शन में भी दे सकता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे आता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इस तरीके से आपका पीवी रेशियो आता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आता है, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, पढ़ लिया, अभी पढ़ा मैं हम लोगों ने कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन का देखिए एक फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। कभी वन लाइनर अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल दे दे छोटा सा, तो आप इन फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि इनसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट पुट किए जाते हैं, फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूला याद करके चलिए। एबीसी मीन्स क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, एबीसी मीन्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एबीसी का फुल फॉर्म पूछ देगा आपको कि एबीसी मतलब क्या होता है, तो एबीसी मीन्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है क्या, तो ये इट इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट एट्रीब्यूशन, ठीक है, ये एक टेक्निक है कॉस्ट एट्रीब्यूट करने का। कॉस्ट एट्रीब्यूशन मतलब कि किस प्रोडक्ट का क्या कॉस्टिंग आया, उसको कैसे हम एट्रीब्यूट करें, ठीक है ना, कैसे हम एलोकेट करें। तो उस कॉस्ट को हम एट्रीब्यूट करने के लिए इस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जिस टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स का क्या कॉस्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट को ही हम लोग उससे एट्रीब्यूट करवा सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं उसमें कि हर एक प्रोडक्ट का क्या क्या कॉस्ट आ रहा है। एबीसी एनालिसिस फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि एबीसी एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। दोनों ही एबीसी है, ऊपर क्या है, ये एक टेक्निक है और ये एक एनालिसिस है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि एबीसी जब पूछा जाए कि क्या है इसका फुल फॉर्म, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये एक टेक्निक है, और एबीसी एनालिसिस मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है।
टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, देखिए इसमें आपके पहला टेक्निक क्या है, आपका मिनिमम मैक्सिमम प्लान है। फिर सेकंड वन इज टू बिन सिस्टम है, ऑर्डर साइक्लिंग सिस्टम, एबीसी एनालिसिस, फिक्सेशन ऑफ वेरियस लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, ऑर्डरिंग लेवल, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ये 10 आपके क्या है, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल है। ठीक है, इन 10 टेक्निक को आपको नाम याद जरूर रखना है कि नाम पूछता है क्वेश्चन में डायरेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। तो जब नाम याद होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें से टेक्निक। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए सबसे पुराना टेक्निक कौन सा है, मिनिमम मैक्सिमम प्लान। मिनिमम मैक्सिमम प्लान सबसे पुराना टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल का। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ मटेरियल कंट्रोल। क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक इज ओल्डेस्ट वन, तो मिनिमम मैक्सिमम प्लान टेक्निक। सेकेंड वन इज टू बिन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है। ऑर्डर साइक्लिंग सिस्टम, नाम याद रखिए इनका भी। एबीसी एनालिसिस, एबीसी अभी एनालिसिस मैंने पढ़ा क्या होता है, एबीसी एनालिसिस मींस ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो एबीसी एनालिसिस को सबसे पहले देखिए किसने यूज किया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ऑफ अमेरिका फर्स्ट एडॉप्टेड दिस सिस्टम। ठीक है, ये याद रखना कि किसने पहली बार इस एनालिसिस को यूज किया था। ठीक है, अब उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ नंबर टेक्निक क्या है हमारा, फिक्सेशन ऑफ वेरियस लेवल। सिक्स पॉइंट मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मीन्स वो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक जिससे ज्यादा हम क्या करते हैं, मतलब स्टोर नहीं कर कर सकते अपने वेयर हाउस में, अप, अपने गोदाम में इससे ज्यादा हम स्टॉक नहीं मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम लेवल मीन्स दिस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम क्वांटिटी अबव विच द स्टॉक शुड नॉट बी हेल्ड एट एनी टाइम। मतलब ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ज्यादा हम स्टॉक रख ही नहीं सकते अपने पास। ठीक है, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल मतलब वो मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक जो कि हमेशा आपके पास मेंटेन होने ही चाहिए, मतलब एक बेस लेवल ऑफ स्टॉक जो कि हमारे गोडाउन में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है ना, तो दिस रिप्रेजेंट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक दैट शुड बी हेल्ड ऑल टाइम। ठीक है, डेंजर लेवल, देखिए डेंजर लेवल क्या होता है, डेंजर लेवल मतलब नॉर्मल इशू ऑफ स्टॉक आर यूजुअली स्टॉक एट दिस लेवल एंड मेड ओनली स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। क्या होता है, पढ़ तो लिया, मैक्सिमम मिनिमम दोनों पढ़ लिया। मिनिमम लेवल मतलब हो सकता है किसी स्पेसिफिक रीजन में कि मिनिमम लेवल आपने सोचा अगर कि हम 1000 यूनिट स्टॉक तो हमेशा मेंटेन रखेंगे, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है कि मेरा जो मिनिमम लेवल है, मैंने सोचा है कि 1000 यूनिट हमेशा मेंटेन रखेंगे, हो सकता है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्टॉक मेरा ये मिनिमम लेवल गिर के आ गया 800 यूनिट पे। तो 800 यूनिट क्या हो गया, मिनिमम लेवल से भी क्या चला गया, नीचे डाउन चला गया, नीचे चला गया। तो 800 यूनिट को हम लोग क्या लेवल शो करेंगे, बताएंगे आप, डेंजर लेवल। अब इस लेवल पे हम स्टॉक इशू नहीं करेंगे क्योंकि मिनिमम लेवल से भी मेरा स्टॉक का लेवल डाउन चला गया है, तो इसलिए नॉर्मल इशू ऑफ स्टॉक को हम क्या कर देंगे, स्टॉक कर देंगे। ठीक है, तो डेंजर लेवल मीन्स द लेवल एट विच द नॉर्मल इशू ऑफ स्टॉक आर यूजुअली स्टॉक। ठीक है, ऑर्डरिंग लेवल, ऑर्डरिंग लेवल मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग लेवल मतलब वो लेवल ऑफ स्टॉक, ठीक है, जिस लेवल पे आपको ऑर्डर कर देना है अपने गुड्स का। ठीक है, एक बार पढ़ देते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द लेवल एट विच ऑर्डर शुड बी प्लेस। वही है, वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया कि वो लेवल ऑफ स्टॉक जिसपे कि हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं अपने सप्लायर को कि गुड्स अब वो हमको सेंड करे, प्रोडक्ट हमको सेंड करे, क्योंकि मेरा जो लेवल ऑफ स्टॉक है वो क्या हो जा गया है, कम हो गया है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जितना हम ऑर्डर करते हैं दैट इज आवर ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जितना भी हम अपने सप्लायर को ऑर्डर करते हैं दैट इज आवर ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मींस द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो टेक्निक भी याद रखना है, जो जो बताया मैंने, मिनिमम मैक्सिमम लेवल क्या होता है, डेंजर लेवल क्या होता है, ऑर्डरिंग लेवल, ये सब आपको याद रखना है। टेक्निक के नाम जरूर याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है,
अब आते हैं, देखिए एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, बिन कार्ड। बिन कार्ड क्या होता है? बिन कार्ड किसकी रिकॉर्डिंग करता है? देखिए एक एक ऐसा कार्ड होता है जो कि क्वांटिटी, स्टॉक के क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है। मतलब प्राइस को नहीं रिकॉर्ड करेगा, कितने कॉस्ट में आया, कितना प्राइस है उसका, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। कितना क्वांटिटी है उसका रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल वेयर हाउस में, हमारे वेयर हाउस में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन या 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, और इसकी कॉस्टिंग फॉर एग्जांपल रुपीज 1 लाख है। ठीक है ना, 1 लाख है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिन कार्ड में 1000 यूनिट जो हमारे पास है सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग होगी, क्वांटिटी की। कॉस्ट इसकी कितना दाम है उसका, कितना कॉस्टिंग है, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इट रिकॉर्ड ओनली क्वांटिटी। सेकंड वन इज केप्ट इनसाइड द स्टोर। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बिन कार्ड को कहाँ स्टोर करते हैं, आउटसाइड द स्टोर कि इनसाइड द स्टोर। याद रखना है बहुत अच्छे से, इट इज केप्ट इनसाइड द स्टोर। अच्छा, इसको मेंटेन कौन करता है? तो मेंटेन बाय स्टोर कीपर। और ये स्टोर कीपर कहाँ बैठते हैं, कहाँ अवेलेबल रहते हैं? तो जो स्टोर कीपर होते हैं ये कॉस्ट डिपार्टमेंट में अवेलेबल होते हैं, और ये स्टोर कीपर का ही काम होता है बिन कार्ड को मेंटेन करना। ठीक है, उस बिन कार्ड को हम अपने स्टोर के अंदर, हम अपने वेयर हाउस के अंदर ही रखते हैं, और वो खाली किसकी रिकॉर्डिंग करता है, क्वांटिटी की रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है ना, बस ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिन कार्ड, और आपको इन्हीं तीनों में से ही पूछ देगा क्वेश्चन कि बिन कार्ड से रिलेटेड इन ये 3 ऑप्शन दे देगा आपको, और पूछ देगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो इन तीन के अलावा हो सकता है एक कोई ऑड आपको ऑप्शन में दे दे। तो जो ऑड होगा आपको पता हो ही जाएगा, जब हमको ये 3 याद रहेंगे तो ऑड वन को हमको इजीली से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑड है, कौन सा रॉन्ग है। ठीक है। स्टोर लेजर। स्टोर लेजर क्या होता है, देखते हैं कि स्टोर लेजर हमारा क्या होता है। स्टोर लेजर इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल विथ वैल्यू। देखिए अभी हम लोग बिन कार्ड पढ़ के आ रहे हैं, बिन कार्ड क्या होता है? बिन कार्ड सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है, लेकिन स्टोर लेजर जो है ये क्वांटिटी के साथ साथ ये प्राइस को भी रिकॉर्ड करेगा, मतलब कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है ना, प्राइस के साथ साथ कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करेगा, दोनों चीज की रिकॉर्डिंग रखता है ये। तो वही लिखा हुआ है, इशू, रिसिप्ट एंड इशू, कितना सामान आया, कितना मैंने इशू किया अपने कस्टमर को, अपने सप्लायर को, उसकी रिकॉर्डिंग रखना। और उस विथ वैल्यू, क्वांटिटी विथ वैल्यू। अच्छा, इसको कहाँ पे रखा जाता है स्टोर लेजर को? इट इज केप्ट आउटसाइड द स्टोर। बिन कार्ड इनसाइड द स्टोर, स्टोर लेजर को कहाँ रखा जाता है? इट इज केप्ट आउटसाइड द स्टोर। एंड इसको कौन मेंटेन करता है? इट इज मेंटेन बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट। बिन कार्ड को कौन मेंटेन करता है? स्टोर कीपर। स्टोर कीपर कहाँ होता है? कॉस्ट डिपार्टमेंट में। और स्टोर लेजर जहां मेंटेन होता है कौन से डिपार्टमेंट में? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि ऐसे, कि कौन सा डिपार्टमेंट स्टोर लेजर मेंटेन करता है? तो कौन सा डिपार्टमेंट मेंटेन करता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। चलिए, इतने सारे तो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देख ले। इस फॉर्मूले से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये एमकॉम फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बीकॉम फ्रेंड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों से इस लेवल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो मैंने टर्म्स बताए हैं वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे एमकॉम फ्रेंड्स के लिए ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला को देखें कि कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। मतलब वो लेवल जिस पे कि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, प्लस कितना क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं, कितना यूनिट ऑफ क्वांटिटी हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, माइनस मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन क्या है? मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, मिनिमम हम कितने दिनों बाद ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो वही यहाँ पे पॉइंट रखा गया है कि मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को मल्टीप्लाई करना है मिनिमम कंजम्पशन से। तो जब हम इन सारे
कंपोनेंट्स के फिगर को पुट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। सेकंड हमारा क्या है कि मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे आएगा, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, थर्ड थर्ड फॉर्मूला देखिए क्या है, डेंजर लेवल। देखिए कोई भी कंपोनेंट में अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि सारे हर कंपोनेंट का मतलब क्या है। मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हेल्प से भी समझाऊंगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डेंजर लेवल, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा मिनिमम लेवल के बारे में, मैक्सिमम लेवल के बारे में। तो वो लेवल को कैसे पता लगाए हम लोग कि कौन सा लेवल मेरा मिनिमम लेवल है, कौन सा लेवल मेरा मैक्सिमम लेवल है। ठीक है, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके बाद हम गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गुड्स को स्टोर नहीं करेंगे, वो मेरा मैक्सिमम लेवल। तो उस लेवल को पता लगाना। मिनिमम लेवल वो कौन सा लेवल है जिसके बाद हम नॉर्मल इशू ऑफ गुड्स स्टॉप कर देते हैं, तो वो मिनिमम लेवल कैसे हम पता लगाए, तो उसके लिए फॉर्मूला डेंजर लेवल। डेंजर लेवल मतलब अभी अभी बताया कि वो लेवल, मतलब जब मिनिमम लेवल से भी नीचे गिर जाए मेरा स्टॉक, दैट इज कॉल्ड आवर डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल मतलब, और कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लेवल मेरा डेंजर लेवल है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना उसके लिए। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय रीऑर्डर पीरियड। इस तरीके से जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक लेवल मेरा डेंजर लेवल है और कौन सा, इसके पहले बताया जैसे कौन सा मिनिमम लेवल है, कौन सा मैक्सिमम लेवल है। ऑर्डरिंग लेवल वो कौन सा लेवल है जिसपे हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, वही बताया मैंने। ऑर्डरिंग लेवल मतलब क्या होता है कि ऑर्डरिंग लेवल मींस द लेवल एट विच द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। ठीक है, तो कौन सा लेवल है कैसे पता लगाएंगे, तो मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमकॉम फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हो, उसमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस फॉर्मूले का हम लोग अप्लाई करके निकाल सकते हैं जो भी लेवल हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मैंने तो एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया जिसमें आपका तीनों फॉर्मूले का यूज हो जाएगा। आपको एंट्रेंस एग्जाम में इससे छोटा ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, वन लाइनर क्वेश्चन पूछेंगे। आप इतना टेंशन में नहीं होना है कि अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ देगा तो कितना टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें एक हमने लिया हुआ है कि मटेरियल ऑफ, एक एक्स इंडस्ट्री लिया है, एक मैंने वाई इंडस्ट्री लिया है। और तो मटेरियल एक्स एक्स और वाई इंडस्ट्री कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, कितने कितने टाइम पीरियड पे यूज करते हैं, क्या उसका नॉर्मल रीऑर्डरिंग क्वांटिटी है, डिलीवरी पीरियड क्या है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और इसी के विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल दिस कंपोनेंट हम लोग मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और ऑर्डरिंग लेवल को पता करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, देखिए आपने अभी पढ़ा कि रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन। एक एक चीज को लेके चलते हैं। ठीक है ना, रीऑर्डर लेवल, देखिए क्या यहाँ पे रीऑर्डर लेवल कहिए या ऑर्डर लेवल कहिए, बात एक ही है ना। देखिए यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन में ऑर्डर लेवल दिया हुआ है, हमारे पास नहीं दिया हुआ है। तो हमको ऑर्डर लेवल पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक लेवल का पहला कंपोनेंट जो है ऑर्डर लेवल का रिक्वायरमेंट है, तो ऑर्डर लेवल नहीं दिया है, कैसे निकालेंगे। तो ऑर्डरिंग लेवल का भी फॉर्मूला बताया ना मैंने, इसको फोर्थ नंबर में पुट कर देता हूँ, फोर्थ नंबर, हाँ। तो ऑर्डरिंग लेवल का देखिए, ऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन। क्या आप मैक्सिमम कंजम्पशन कह ले या मैक्सिमम यूजेस कह ले, बात एक ही है। भाई यूज मतलब ही तो कंज्यूम करना है ना, होता है ना। तो मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो पहले तो हम लोग ऑर्डरिंग लेवल निकाल लेते हैं, या रीऑर्डर लेवल कह ले, ऑर्डरिंग लेवल कह ले आप। ठीक है ना, तो रीऑर्डर लेवल,
दैट इज क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है हमारा, देखिए 150, अच्छा अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, एक्स का निकालते हैं अलग और वाई का भी निकालते हैं अलग, और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग। देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए मैक्सिमम यूजेस। तो मैक्सिमम यूजेस क्या है, 150 यूनिट ईच पर वीक। 150 यूनिट ईच पर वीक। देखिए 150 यूनिट मैक्सिमम कंजम्पशन, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड देखिए, पीरियड क्या दिया हुआ है, एक्स का मैक्सिमम पीरियड क्या है 6 है, वाई का क्या है 4 है। तो एक्स के जगह पे हम क्या करेंगे, एक्स का निकालने के लिए रीऑर्डर लेवल हम मल्टीप्लाइड बाई 6 से करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 6 से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 150 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 900। और उसी तरीके से रीऑर्डर लेवल ऑफ वाई का भी 150 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 150 क्यों लिखा, क्योंकि मैक्सिमम यूसेज दोनों का सेम ही है, 150 यूनिट ही है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो पीरियड है वो दोनों का डिफर कर रहा है। इसका मैक्सिमम पीरियड क्या है 4 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 से। कितना आ जाएगा ये, 600, है ना, 600 आ गया। अब मैं किसी एक का आपको निकाल के दिखा देता हूँ, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ऑर्डरिंग लेवल। आप दूसरे वाले का निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्स का निकाल के बता देता हूँ। मैक्सिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल एक्स का, ठीक है ना। तो क्या क्या जरूरत है, देखिए फॉर्मूले को मैं बार बार शो कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला इसलिए बार बार आपको शो कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए वो फॉर्मूला एक बार में ही। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, देखिए रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हमारा आ चुका है। रीऑर्डर लेवल ऑफ एक्स इज 900 यूनिट, रख दिया मैंने। और क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला याद हुआ क्या आप लोगों को। दूसरा क्या है, प्लस करना है रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब वो क्वांटिटी जिस पे हमको ऑर्डर प्लेस करना है। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या है 600 यूनिट। तो क्या लिखेंगे, प्लस 600 यूनिट इज आवर रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। देन उसके बाद माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन क्या है 50 यूनिट, माइनस कर देंगे यहाँ पे 50 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड एक्स का क्या है, देखिए 4 है। 4 सबसे 4 to 6 लिखा है, 4 to 6 मतलब 4 इज योर मिनिमम एंड 6 इज योर मैक्सिमम। तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 1500 माइनस 200, 1300। मतलब 1300 इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ एक्स इंडस्ट्री। उसी तरीके से हमको निकालना है अब क्या, मिनिमम। मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए देखिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि रीऑर्डर लेवल, वही रीऑर्डर लेवल जो इसका आया है, ठीक है ना। रीऑर्डर लेवल कितना आया है, रीऑर्डर लेवल तो आया है मेरा 900। मिनिमम स्टॉक लेवल भी हम इसी का ही निकाल रहे हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ एक्स का ही, ठीक है। तो 900, देन उसके बाद माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल कंजम्पशन देखिए क्या है, 100 ईच पर वीक। 100 100 ईच पर वीक है, ठीक है ना।
तो माइनस क्या करेंगे, नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन कितना है 100 यूनिट, 100 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड क्या है देखिए, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड क्या है इसका, नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, तो एक्स का नॉर्मल पीरियड क्या है 4। ठीक है, तो 900 माइनस 400 इज इक्वल टू 500 इज द मिनिमम स्टॉक लेवल। तो क्या कैलकुलेट करना था हम लोगों को, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल जो कि पहले ही मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ एक्स एंड मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ एक्स मैंने कैलकुलेट कर दिया। आप लोग वाई का कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा कि आप लोगों को फॉर्मूला यूज करने आ रहा है कि नहीं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी इसी का दूसरा नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या होता है इसका मतलब, सबसे पहले तो देख लीजिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाज फर्स्ट डेवलप बाय एफ एन हरीश इन 1915। ठीक है, सबसे पहले किसने डेवलप किया था इसको, एफ एन हरीश ने। ये तो जिसने दिया है उनका नाम हो गया। सेकंड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है, इसका मतलब देखिए क्या होता है, द आइडियल लेवल ऑफ परचेस ऑर्डर इन विच ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी मिनिमम। मतलब वो परचेस ऑर्डर का लेवल जिसपे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना, दोनों ही क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम एक बहुत ज्यादा ओवर स्टॉक अपने क्या कर ले, स्टोर कर ले, स्टॉक में रख ले, इससे क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग बहुत आएगी, उसकी उसके मेंटेनेंस की कॉस्टिंग आएगी, उसकी कैरिंग कॉस्टिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस बहुत से आएंगे। तो एक वो स्टॉक लेवल जो कि हमको रिक्वायरमेंट है, एक वो आइडियल लेवल ऑफ स्टॉक जो कि हमको रिक्वायर है, और जिससे कि हमारा मिनिमम कैरिंग कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने, अवॉइड अनड्यू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। वही मैंने जो अभी बताया कि कैरिंग कॉस्ट को बढ़ाना नहीं है, उसको क्या क्या रखना है, मिनिमम से मिनिमम रखना है। ठीक है ना, बिना कारण इतना स्टॉक ना मेंटेन कर ले कि बिना कारण मेरा बिना किसी वजह से मेरा कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत ही, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 into R into CO, ये O है, ठीक है ना, CO डिवाइडेड बाई C और सी भी कहीं कहीं लिखा रहता है और CH भी लिखा रहता है। ठीक है ना, और इसका एक और भी फॉर्मूला होता है 2U into P/S। देखिए फॉर्मूला एक ही है, जो टर्म यूज किए गए हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे 2U into P/S रखा गया है, तो यहाँ पे 2 into R into CO/C और CH रखा गया है। ठीक है, तो देखिए इन सब का मतलब क्या होता है, R और U, ये R और U का मतलब क्या होता है, देखिए R और U का मतलब एनुअल कंजम्पशन यूनिट ड्यूरिंग द ईयर, कितना ड्यूरिंग एक साल में पूरा हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, आर और यू का मतलब ये होता है। सीओ और सीओ कह ले या पी कह ले, ये सीओ यहाँ पे दिया हुआ है, ये पी यहाँ पे लिखा है मैंने। सीओ और पी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑन ऑर्डर। ठीक है, सी और एस, जैसे ये एस है, डिनोमिनेटर में रखा हुआ है एस, और ये सी कह ले या सी एच कह ले, इसका मतलब क्या होता है, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ 1 यूनिट और कैरिंग कॉस्ट, वही चीज, मतलब एनुअल कॉस्ट कितना लग रहा है, उसका मेंटेनेंस करने के लिए इंश्योरेंस एक्सेट्रा का कॉस्टिंग क्या लग रहा है, उन चीजों को हम लोग यहाँ पे सी और एस का मतलब ये होता है। ठीक है, इसका भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए कि मंथली डिमांड यूनिट क्या दिया हुआ है, 250 यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 100 यूनिट। ये देखिए यहाँ पे मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, मंथली डिमांड यूनिट वही हो जाएगा क्या, कंजम्पशन,
ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इसको हम लोग क्या कह दें, इसको हम लोग पी कह देते हैं। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट को किससे हम डिनोट कर दे, एस से डिनोट कर देते हैं। चलिए, नॉर्मल यूजेस पर वीक, ठीक है, नॉर्मल यूजेस पर वीक। और देखिए यहाँ पे पर वीक का बात कर रहा है, हमारे फॉर्मूला में एनुअल कंजम्पशन या इसी का मतलब होता है, कंजम्पशन कह ले यूजेस कह ले एक ही बात है, ठीक है। तो एनुअल कंजम्पशन और यूनिट ड्यूरिंग द ईयर, एनुअल कंजम्पशन और यूनिट ड्यूरिंग द ईयर, वहां पे ईयर के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे नॉर्मल कंजम्पशन और यूजेस पर वीक दिया हुआ है। तो पर वीक का ये दिया हुआ है 50, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 52 क्यों किया मैंने, क्योंकि एनुअल का बात अगर कर रहा है तो एक साल में 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 52 वीक। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे 1 ईयर का रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए एक वीक का मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ वीक इन ए ईयर मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, आपका नॉर्मल यूजेस और नॉर्मल कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर आ गया। तो बस जब आपके पास सब कुछ आ गए हैं अब तो फॉर्मूला पे मैंने पुट किया उसको। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, अब उसका रूट मैंने निकाल दिया तो आंसर आया 186। तो 186 ये क्या डिनोट कर रहा है, अब ये ईओ क्यू तो डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन ईओ क्यू तो हम बता दिए कि ठीक है ईओ क्यू निकाल रहे थे, ईओ क्यू तो आ गया, लेकिन ये 186 का मतलब क्या हुआ, तो 186 मतलब ये उस आइडियल लेवल ऑफ स्टॉक के बारे में बात कर रहा है, उस आइडियल लेवल ऑफ परचेस ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है कि अगर हम इतना यूनिट ऑर्डर करते हैं तो मेरा कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, सब कुछ क्या रहेगा, कम से कम रहेगा, मिनिमम रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। इसके बाद अभी आपको सेकेंड पार्ट इसका बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। वो सेकेंड पार्ट हमारे एमकॉम फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, बीकॉम फ्रेंड्स के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे कॉमर्स नेशन के खुद के ऐप है, उस ऐप में आपको प्रीमियम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। उस ऐप में फीचर्स ये है कि आपको वीडियो लेक्चर जितना यूट्यूब में आप देख रहे हैं वो सारे वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे अपलोडेड है, साथ ही सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही हमारा एक प्रीमियम टेस्ट सीरीज है जिसका कॉस्ट बहुत ही मिनिमम है 499। इस 499 के प्रीमियम टेस्ट सीरीज को खरीदने से आपको ये बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारे बीएचयू बीकॉम एमकॉम दोनों ही टेस्ट अब क्या होने जा रहे हैं, ऑनलाइन होने जा रहे हैं। तो ऑनलाइन होने जा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना कि कैसे ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ठीक है, कैसे उस ऑनलाइन टेस्ट में हम अपने टाइम को मैनेज करें, क्योंकि देखिए ऑनलाइन टेस्ट में टाइम मैनेज करना बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे, ठीक है ना, और आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है या कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, आप एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। ये सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे, मतलब आप एक टेस्ट सीरीज को खरीद के आप 10 प्लस टाइम क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। अभी 10 प्लस उसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और भी हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें ऐड अभी कर रहे हैं, हर रोज उसमें किया जा रहा है ऐड टेस्ट सीरीज, ठीक है। साथ ही प्रीमियम टेस्ट सीरीज खरीदने का ये भी आपको बेनिफिट होगा कि हमारे कॉमर्स नेशन के व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जो भी फ्रेंड्स हमारे इस टेस्ट सीरीज को परचेस करते हैं तो उनको उस कॉमर्स नेशन के व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, जिससे कि आप अपने डाउट, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी है जैसे कि मैं हूँ, अमन सर है, प्रभु सर है, ठीक है, इन सभी से आप अपने डाउट तुरंत क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और हर रोज इसमें भी एक फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाए जाते हैं और उसमें भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसमें से भी आप अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट आप लोगों को सिर्फ 499 में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।